वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 यानी केमिस्ट्री पोर्शन से हम ये क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। और इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें काफ़ी बार देखे गए हैं। और इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट करके आप जरूर उनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ MCQs की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो भी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस तरह से CBSE ने जो नया पैटर्न निकाला है उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। सो ये सब्सटेंस X है दैट इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। एंड नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला। एंड X क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबोव विद वाटर। यानी वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये विग्रसली जो है रिएक्शन होती है एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। नंबर सेकंड क्या है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म कर क्या किया इसने, स्लेग्ड लाइम। सो ये किस टाइप की रिएक्शन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये कैसी रिएक्शन है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें जो बेरियम सल्फेट के जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसके कारण इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें जो आयंस है, 2 आयंस का आपस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सो इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन क्या है, FeSO4, इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पंजेंट गैसेस निकलती हैं। और ये रिएक्शन क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक जो रिएक्टेंट है वो 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसमें आपको रिएक्शन याद रखनी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हीट के बेस पे आप देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट अगर करोगे इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ड्यू टू हीट। नेक्स्ट AgCl सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये क्लोराइड गैस जो है निकल जाती है एंड सिल्वर फॉर्म हो जाता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसी रिएक्शन के कारण जो सिल्वर क्लोराइड है उनको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है ताकि डिकम्पोजिशन ना हो सके। थर्ड क्या है, H2O वाटर। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो है ये ब्रेक हो जाता है, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, What is rancidity? Mention any 2 ways by which rancidity can be prevented. तो rancidity क्या होती है, ये एक प्रोसेस है in which taste and smell of food get spoiled. जो फूड का टेस्ट है वो खराब हो जाता है, it gets spoiled and this process is called rancidity. It happens due to oxidation. फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देंगे इसके अंदर, जैसे चिप्स के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं and they are packed in the presence of nitrogen gas which prevent the spoilage by oxidation। ठीक, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है चिप्स के अंदर ताकि वो रिएक्शन ना कर सकें। एंड फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पर आपको रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो रिएक्शन होती है वो लिखनी है। सो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट विल बी इवोल्ड। अब यहाँ पे हीट इवोल्ड हो रही है तो ये कैसी रिएक्शन है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकेंड जो इसका इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा, नेचुरल गैस यानी मीथेन का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ऑल्सो हीट विल बी इवोल्ड हेयर। और हीट निकलती है तो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर में देखिए ड्राई HCl गैस डज नॉट रिलीज H+ आयंस। जो H+ आयंस निकलते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही फॉर्म होंगे एंड इसीलिए वो जो है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इम्पार्ट नहीं करती है, इसीलिए जो कलर है लिटमस पेपर का वो चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द
एसिड। तो देखिए जब एसिड को और वाटर को मिक्स किया जाता है, ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एंड द एसिड में स्प्लैश कॉज बर्न्स एंड इवन द बॉटल और कंटेनर कैन ब्रेक। अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। ऑलरेडी जो एसिड है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, और उससे और भी एनर्जी निकलेगी तो वो क्या हो सकता है, वो कंटेनर ब्रेक हो सकता है। सो टू अवॉइड दिस एंड अलाउ द हीट इवोल टू बी एब्जॉर्ब बाय वाटर स्लोली, एसिड इज एडिड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग इट। यानी जो एसिड है उसको वाटर के अंदर डाला जाता है ताकि जो एनर्जी निकले वाटर उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन olfactory indicators, name the two substances which can be used as olfactory indicators, choose strong acid from the following। so olfactory indicators क्या होते हैं, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उनको बोलते हैं हम olfactory indicators। फॉर एग्जांपल क्या है, अनियन है, वेनीला है, ठीक है, तो इनकी जो स्मेल है वो मेनली बेसिक में चेंज होती है। एंड इसमें आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और साथ के साथ नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड और कार्बनिक एसिड ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिवन एग्जाम्पल। हाईली सॉल्युबल इन वाटर जो है से बेसिस का नाम लिखना है और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अल्कली। तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। तो टूथ डिके जो है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, लोअर द पीएच मोर विल बी द टूथ डिके। तो जितनी ज़्यादा पीएच कम होगी, जितना ज़्यादा हमारे जो खाना खाते हैं उससे एसिड रिलीज होता है, जितना ज़्यादा एसिड रिलीज होगा उतनी ही पीएच कम हो जाएगी और उतना ही टूथ डिके ज़्यादा होगा। और होता क्या है इसमें कि जो एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, जो हमारे टीथ में कैल्शियम फॉस्फेट के हमारे टीथ बने होते हैं। सो एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट एंड इट इज कॉल्ड टूथ डिके। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको बाय ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील, जो खाना खाने के बाद ब्रश करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ हाउ। तो बी स्टिंग जो है वो पेज और इरिटेशन क्यों कॉज करती है, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। जो स्टिंग होता है उसका उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है, और उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अप्लाई कर दे तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वाइट पाउडर इज एडिड वाइल बेकिंग ब्रेड, ठीक है, वाइट पाउडर ऐड किया जाता है एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। राइट द नेम ऑफ द पाउडर, name its main ingredient and explain the function of each ingredient, write the chemical reaction। ये complete आपको इसमें देना है। So जो वाइट पाउडर है उसका क्या नाम है, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर जो है उसमें क्या क्या होता है, जो बेकिंग पाउडर है वो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, टार्टरिक एसिड। अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जब ये गर्म होता है तो ये कौन सी गैस जो है रिलीज करता है, ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि केक को क्या करता है, सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है। और जो टार्टरिक एसिड है वो जो उसके अंदर बिटरनेस होती है, देखिए सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बिटर होता है, और इस बिटरनेस के नेचर को कम करने के लिए इसके अंदर जो टार्टरिक एसिड है वो मिलाया जाता है। टार्टरिक एसिड का फंक्शन ही होता है कि उसके अंदर जो बिटरनेस है उसको हटाएगा ये, इसलिए टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सो इसमें अगर आप रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आफ्टर हीटिंग इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ से ये जो गैस निकल रही है कार्बन, यही केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? So pH जिसकी 6 है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जिसकी pH 8 है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और जो A सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं वो एसिडिक होता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड एंड लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको तैयार कैसे किया जाता है, जिप्सम की हेल्प से एट 373 केल्विन उसको गर्म करके। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, और 373 केल्विन पे इसको हीट किया तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोला जाता है। एंड 3/2 जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होते हैं।
And what are the uses of it? It is used to prepare chalk and it is used to make cast and mold. Next question number 13 क्या है? Write equations for the reaction of iron with steam and calcium and potassium with water. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल है और इसलिए ये वाटर यानी कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ना करके केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट कैल्शियम एंड पोटाशियम, ये काफ़ी रिएक्टिव जो मेटल्स हैं और ये कोल्ड वाटर के साथ ही बहुत विग्रसली रिएक्ट करती हैं। सो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड पोटाशियम आल्सो रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो पता होनी चाहिए। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सो 2, 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। सो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो, Na और एक जो है इलेक्ट्रॉन इसके साथ होगा। नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन का केस देखोगे, ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है। और तो ऑक्सीजन के जो है आप साथ 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इसी तरह मैग्नीशियम लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के साथ 2 डॉट आप दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट। नेक्स्ट क्या है, दैट शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दिखाने हैं आपको, आयनिक बॉन्ड बनाना है इन केस ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2 सोडियम है, तो आप 2 सोडियम ऐसे लिख लें और साथ में ऑक्सीजन। इसी तरह सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो इसीलिए ऑक्सीजन एक सोडियम के साथ क्या कर जाती है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है आयनिक बॉन्ड, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन को दे देगा और इट विल फॉर्म Na2O। ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज आ जाएगा और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस का चार्ज आएगा। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम का एग्जांपल लेंगे तो मैग्नीशियम के पास लास्ट में देने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ऑक्सीजन के पास लेने के लिए कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। सो दोनों जो है क्या कर लेंगे बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे एंड यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा MgO। Mg के पास 2 प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं और ऑक्सीजन ने लिए हैं तो 2 माइनस चार्ज आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें पार्ट थर्ड, आयंस क्या क्या फॉर्म होंगे इन केस ऑफ Na2O। तो जो है सोडियम ऑक्साइड में आयंस फॉर्म होते हैं Na प्लस और ऑक्साइड आयंस O2 माइनस। इसी तरह मैग्नीशियम में फॉर्म होंगे Mg2 प्लस क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं और इसी तरह ऑक्साइड आयंस फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, अरेंज द मेटल गोल्ड कॉपर आयरन एंड मैग्नीशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज इन रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। यहाँ से आप ट्रिक के साथ एक्टिविटी सीरीज लर्न कर सकते हो और ट्रिक क्या है, केदारनाथ कामाली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको आप इसकी याद करने के लिए आप जो है चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको कई तरह की ट्रिक मिलेंगी जिससे आप एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो। सो आप यहाँ पर इनको किस तरह से अरेंज करोगे, फर्स्ट जो है इसमें आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, देन कॉपर एंड देन आयरन एंड देन मैग्नीशियम। ठीक, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो है इसकी क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन सम जिंक पीसेज आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक पीसेस को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी ब्लू कलर सॉल्यूशन इट विल बिकम कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिट। तो देखिए जिंक को जब कॉपर सल्फेट में डाला गया है, यहाँ पर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो यहाँ पर क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस होगा। ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा कलरलेस होगा और कॉपर रेडिश ब्राउन जो मेटल है वो आपको मिल जाएगी। थर्ड क्या है यहाँ पर, सम सिल्वर पीसेज आर पुट इनटू ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। सो अगर आप फेरस सल्फेट में जो है सिल्वर डालोगे तो क्या होगा, देयर विल बी नो एनी रिएक्शन। वाई, क्योंकि सिल्वर वो कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से, और वो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आयनिक कंपाउंड, अभी जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केस किया है, तो आयनिक कंपाउंड उसमें 2 अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, कैटायंस फॉर्म होते हैं और एनायंस होते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। एंड सो टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ इनटू आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट चाहिए एंड इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन द टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग। तो देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, दैट इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली। ठीक है, यानी मिनरल जो है ये मिनरल वो हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं और इनसे
हमें बेनिफिट हो भी सकता है मेटल एक्सट्रैक्ट करने में और नहीं भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट और क्या होते हैं? इट इज़ अ रॉकी मटेरियल विच कंटेन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल सो दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी और हम उसको कहेंगे, उस मिनरल को और कहेंगे जिससे हमें प्रॉफिट ही होगा मेटल एक्सट्रैक्ट करने का, यानी उसमें मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होगी वो गैंग पार्टिकल्स की ना होकर किसकी होगी? और की होगी। नेक्स्ट क्या है? गैंग। इट इज़ अ रॉकी मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद द मिनरल इन द ओर एंड दैट इज, यहाँ से हम देख लेंगे और जो है जिंक का है, जिंक का और जिंक ब्लेंड है, ये जो है क्या है? और है किसका? जिंक का। इसी तरह गैंग में अगर हम देखें तो FeO इज गैंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, एक्सप्लेन द टू विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, सो ये आपको बताना है। सो रोस्टिंग प्रोसेस क्या है? Roasting, it is a process in which sulfide ore is heated in the presence of oxygen to convert into oxide. So यहाँ पर जिंक सल्फाइड को हीट किया गया in the presence of oxygen and it will form zinc oxide plus sulfur dioxide will be released here. अगर हम देखें कैल्सिनेशन, सो कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? इसमें कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है in the absence of air to form oxide. सो जिंक कार्बोनेट, यहाँ से आप याद कर सकते हो सी कैल्सिनेशन, और सी से ही जो है यानी कार्बोनेट ओर को क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। सो इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय रिडक्शन प्रोसेस जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। सो रिडक्शन प्रोसेस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंक ऑक्साइड है उसको, इसका रिडक्शन किया गया, सो इससे क्या हुआ? जिंक, और आफ्टर रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड हेयर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या होगा? दैट नेम टू मेटल्स दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, यानी मेटल ऑक्साइड्स को हम मेटल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उन टू मेटल्स का नाम लिखना है। सो एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, दे विल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट आर एलॉयज, हाउ आर दे मेड। ठीक है, एलॉयज क्या है और वो कैसे बनाए जाते हैं? नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। So alloys क्या हैं? Alloys that they are the homogeneous mixture of two or more metals. One of them can be a non-metal also, and they are made by melting a metal which is in large amount first and then adding the other metal. एक homogeneous mixture होता है, metals भी हो सकती हैं उसमें, metal plus non-metals भी हो सकती हैं। जो large amount की metal है उसको जो है जितनी भी metals हैं उनको क्या किया जाता है? melt कर लिया जाता है और फिर उनको mix कर दिया जाता है। एंड इसमें आपको बताना है ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर के बारे में। सो ब्रास में क्या क्या होता है? ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, और ब्रास का यूज़ किया जाता है टू मेकिंग द डेकोरेटिव आर्टिकल्स। एंड ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर एंड टिन, और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड मेडल्स। एंड सोल्डर ऑल्सो कंटेन लीड, सोल्डर ऑल्सो कंटेन्स लेड एंड टिन एंड इट इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग पर्पज इन सर्किट। उसमें सर्किट में जो है उसको जो है टाँके लगाए जाते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स। सो इसके लिए भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी जिसमें इसको आप ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। सो आइसोमर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर हम पेंटेन के आइसोमर्स के बारे में बात करें तो पेंटेन का फार्मूला क्या होगा? C5H12, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट बनाए जा सकते हैं, और ये आइसोमर्स का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर जिसको हम पेंटेन कहेंगे। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो? एक ग्रुप को यहाँ से आप उठा लो और इसमें आप इसकी सेकंड पोजीशन पे इसके साथ अटैच कर दो। थर्ड में क्या होगा? आप टू ग्रुप्स को उठा लीजिए। ठीक है, जैसे ये टू जो कार्बन है उनको आप जो है उठा के और सेंटर वाले कार्बन के साथ ऐसे अटैच कर दीजिए, इससे थर्ड जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? जिसमें एक ग्रुप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है आइसोपेंटेन, एंड थर्ड होगा नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डिफाइन homologous series of organic compounds and list two characteristic, write the name and formula of the first member of the series of alkenes। तो homologous series क्या होती है? The series of organic compounds having same functional group, यानी homo मतलब क्या है यहाँ पर? सेम,
तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। उस सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इट हैज़ सेम जनरल फार्मूला फ्रॉम विच ऑल मेंबर्स कैन बी डिराइव्ड। एक जनरल फार्मूला होता है, लाइक इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लाइक अगर हम देखें तो C2H4 और C3H6 इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और उनके जो मोलिकुलर वेट है उसका में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 14U का डिफरेंस होगा। एंड लाइक इथीन जो है वो क्या है, फर्स्ट मेंबर है किसका, एल्कीन सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। किसको कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होता है। इसके अलावा आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस टेस्ट और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसके साथ आपको रिएक्शन बतानी है किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं रिएक्शन में वो क्या होंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल फॉर्म एसिटिक एसिड CH3COOH। जितने कार्बन कंपाउंड का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन कंपाउंड का क्या बन जाएगा, एसिड फॉर्म हो जाता है। अगर यहाँ पर रिएक्शंस को कंसीडर करें सो इथेनॉल ये अफेक्ट नहीं करेगा लिटमस पेपर को, और जो इथेनोइक एसिड है वो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। साथ ही साथ इथेनॉल उसमें वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इथेनोइक एसिड वो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है। और क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड जो है यहाँ पर उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। सो यहाँ पर क्या है, देखिए जो वेल्डिंग पर्पस है उसके लिए ऑक्सीजन और इथाइन का यूज़ किया जाता है, जबकि इथाइन और एयर का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो अगर एयर का यूज़ करेंगे तो देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए इसमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम एयर का यूज़ करेंगे तो इनकम्प्लीट कम्बस्चन होगा, एंड उसमें क्या होगा कि जो फ्लेम निकलेगी वो कैसी फ्लेम होगी, सूटी फ्लेम होगी यानी स्मोकी फ्लेम निकलेगी, और हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। और वेल्डिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट चाहिए किसकी, हीट की, ठीक है। सो उसके लिए हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इथाइन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इथाइन जो है उसके अंदर देखिए इथाइन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो कार्बन का कंटेंट है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन की वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होगा कि जब इसको कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवोल्ड हेयर, and this amount of heat which is released here that is sufficient for a metal to melt and welding will be done here, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, give reason for the following observation. The element carbon form a very large number of compounds. क्यों फॉर्म करता है, टू प्रॉपर्टीज है मेनली। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है कार्बन के पास, जिसके कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। साथ साथ इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट है, तो एक साथ 4 के साथ ये जो है कॉम्बिनेशन बना सकता है, उनके साथ जो बॉन्ड है वो फॉर्म कर सकता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। Air holes of a gas burner have to be adjusted when the heated vessel get blackened by the flame. So air holes जो है of gas burner are made open so that air can pass through which is needed for the complete combustion. यानी air holes जो है अगर वो जो है ब्लॉक होंगे तो जो फ्यूल है उसका complete combustion नहीं होगा, जिससे प्रॉपर हीट रिलीज नहीं होगी। एंड सो अगर complete combustion नहीं होगा तो जो heated vessels हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। Next, use of synthetic detergent causes pollution of water. So, some synthetic detergent are non-biodegradable. ठीक है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन डिटर्जेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते, एंड सो दे कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो वही है इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावेलेंसी। एंड बी पार्ट क्या है, व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसेल फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है, जब उसमें सोप को डाला जाता है वाटर में। वाई आर मिसेल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल, इथेनॉल में डालने से मिसेल फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। सो क्या होता है देखिए, लार्ज नंबर ऑफ आयंस जो है सोप्स के वो क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं एंड इससे क्या बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। और जो सोप है उसकी जो टेल है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक और जो उसका हेड पार्ट होता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट, और वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे इस तरह की एक जो है संरचना बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, मिसेल फॉर्मेशन। अब इथेनॉल के केस में क्या होता है, जो इथेनॉल है दैट इज नॉन पोलर सोलवेंट, उसमें आयनिक एंड नहीं बनते एंड देयरफॉर मिसेल्स आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज द हाइड्रोकार्बन पार्ट गेट अटैच्ड टुवर्ड्स इथेनॉल एंड आयनिक एंड विल नॉट डिजॉल्व इन अल्कोहल। सो उसमें जो है नॉन पोलर होता है और इसीलिए उसके अंदर क्या होगा, आयनिक एंड वो जो है अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता। Next, name the two elements would you erect to show chemical reaction similar to magnesium. What is the basis for your choice? So यहाँ से मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 12 होता है, और एटॉमिक नंबर यानी इसका ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप की और मेटल्स कौन सी होंगी, लाइक बेरियम, कैल्शियम, इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम एंड बेरियम एंड कैल्शियम सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, साथ ही साथ बेरियम और कैल्शियम इन दोनों में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 3 एलिमेंट के नाम लिखने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि पहला क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेम द एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिखने हैं आपको। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ग्रुप कौन सा है, सेकेंड। तो अभी हमने किया था सेकेंड ग्रुप में लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स विद फील्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी जिनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कैसी है, फील्ड है, और वो कौन सी होती है, इनर्ट गैसेज। उसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लाइक हीलियम, हीलियम के जो है आउटर मोस्ट डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन 2, 8, और इसी तरह आर्गन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो दैट इज 2, 8 एंड 8। तो इनके आउटर मोस्ट ये इनर्ट गैसेज हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है शेल्स वो कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यानी एक जो है इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो उनकी क्या होती है, रिपीट होती है एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट क्या है, वाई डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती है एलिमेंट्स की सेम ग्रुप में, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। एक्चुअली क्या है कि एक पीरियड के एक ग्रुप के अंदर जो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे रहते हैं, सेम होते हैं, यानी उनकी वैलेंसी वो सेम होती है और वैलेंसी ही डिटरमाइन करती है उनकी प्रॉपर्टी को। सो इट इज बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड वाई। सो टेंडेंसी जो है वो गेन इलेक्ट्रॉन करने की जो टेंडेंसी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो वो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा होता है, इंक्रीज, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की।
इसलिए जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ पर आप विजिट करके पूरा का पूरा इनका कंसेप्ट आप समझ सकते हो, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अगर कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज what physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table? List two observation which posed a challenge to Mendeleev periodic table, ये periodic law। तो इसका क्या रहेगा कि जो एटॉमिक मास है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, यानी मेंडलीफ ने 3 चीज़ों को कंसीडर किया था। फर्स्ट तो जो है एटॉमिक मास को जो उन्होंने पीरियोडिसिटी का बेस लिया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में किसकी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव गैसेज हैं, मोस्टली जो है मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इसलिए उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स लिया था। एंड सो दीज आर द मेनली बेसिस फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन विच पोज्ड अ चैलेंज, तो चैलेंज क्या है। नेक्स्ट फॉलोइंग आर द 2 ऑब्जर्वेशन विच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो चैलेंज क्या था, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस बेस पे थी, एटॉमिक वेट के बेस पे, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने दी थी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेस पे वो एटॉमिक मास के बेस पर नहीं थी, ये उनके लिए एक चैलेंज था। केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। सेकेंड जो पॉइंट था, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अगर हम कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन जो है 12 है और कार्बन 14 है, ये क्या है, दोनों आइसोटोप हैं। तो इस केस में इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है, बट जो एटॉमिक नंबर है सेम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, दोनों की सेम है। तो इस चीज़ को मेंडलीव जो है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो एक्स एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड में है और ग्रुप 17 में है। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, वैलेंसी बतानी है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो इसमें देखिए, यानी ग्रुप 17 का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रुप 17 का मतलब है कि उनके जो लास्ट है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है वैलेंस शेल में, और पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड मीन्स क्या है कि जो शेल हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। तो देखिए लास्ट में तो 7 हो गई, 3 में उससे पहले कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और उससे पहले वो फुलफिल होनी चाहिए तो 2 होने चाहिए। ठीक है, तो यानी थर्ड पीरियड का मतलब हो गया 2, 8, 7, और ग्रुप नंबर 17 का मतलब यही हो गया 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट वैलेंस शेल, यानी 10 जो बीच में जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम छोड़ते हैं, 10 + 7 यानी ग्रुप कौन सा हो गया यहाँ पर, 17 ग्रुप हो गया। सो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287 एंड इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। और इसकी वैलेंसी देखिए 287 यानी क्या है, ये एक तरह से क्लोरीन है, और इसकी वैलेंसी यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 1, और ये किसके साथ जो है, ये बिलोंग किससे कर रहा है, थर्ड पीरियड से, क्योंकि 3 सेल्स हैं एंड ग्रुप कौन सा है, 17 है, क्योंकि लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आपको चैप्टर 5 जो पीरियोडिक टेबल वाला है वहाँ से मिलेंगे, और इनकी आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। सो इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल सके। एंड इसके बाद हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन एंड देन बायो के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू सपोर्ट मी।